नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव के 2 दिन पहले तमिलनाडु के तिरुपुर में 570 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। आयोग ने दिए जांच के आदेश। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में थमा प्रचार। बिहार, झारखंड में पत्रकारों की हत्या पर सियासी उबाल। बीजेपी और एलजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। लालू प्रसाद यादव का पलटवार। झारखंड में क्यों मूक दर्शक है सरकार। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड बंद का व्यापक असर। हिरासत में 8000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताई नाराजगी। ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या। अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में प्रधानमंत्री का संबोधन। श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में 51 बिंदुओं वाला सिंहस्थ घोषणा पत्र जारी। और मालेगांव मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार। कहा, आरएसएस के लोगों को बचा रही है सरकार। बीजेपी का आतंकवाद के नाम पर राजनीति का आरोप। तमिलनाडु में काले धन की जब्ती का सिलसिला आज भी जारी रहा। चुनाव आयोग ने तिरुपुर में आज 570 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली। अब तक इस रकम पर दावा करने वाली कोई भी एजेंसी सामने नहीं आई है। 3 गाड़ियों में लदे इस नकदी को जब पकड़ा गया तो शुरुआत में आरोपियों ने इसे बैंक का पैसा बताया था, लेकिन जरूरी कागजात नहीं होने के चलते चुनाव आयोग ने इसे जब्त कर लिया। चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर यह छापेमारी की। तमिलनाडु में इस बार रिकॉर्ड नकदी जब्त हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई हफ्तों से चल रहा प्रचार अभियान आज शाम थम गया। दोनों प्रदेशों में इस बार रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने 100% वोटिंग को इस बार लक्ष्य बनाया है, लिहाजा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 मई का दिन तमिलनाडु की नई विधानसभा का स्वरूप तय करेगा। राज्य की 234 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 5,82,59,801 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 2,88,63,013 पुरुष और 2,93,33,554 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 58,114 सर्विस मतदाता और 4,720 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 3,776 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 320 महिला उम्मीदवार हैं। इस तरह पार्टियों की सीटों पर दावेदारी देखी जाए तो एआईएडीएमके 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को 41 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में कुल 66,007 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे, जिन पर चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। Hypersensitive booths will have CPF deployment. Even for sensitive booths, we'll have Central Parliamentary Forces deployment. Then we are going to do webcasting. In certain hypersensitive, we are going to use micro observers as well. And apart from that, we'll be doing videographing and other security arrangements for those booths. समंदर के किनारे बसे खूबसूरत पुदुचेरी में भी 16 मई के मतदान के लिए प्रचार थम गया है। राज्य की 30 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने काफी इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 9,41,935 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 4,47,081 पुरुष और 4,94,238 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 537 सर्विस मतदाता और 79 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 21 महिला और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी है। पार्टियों की सीटों पर दावेदारी के लिहाज से देखें तो एनआर कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। डीएमके को गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली हैं। एआईएडीएमके सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
तो बीजेपी ने भी सभी 30 सीटों पर दावेदारी पेश की है। सीपीएम और सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 930 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे। 16 मई के मतदान के बाद 19 मई को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केरल में 16 मई को होने वाले चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। आज यहां भी चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम के पेरुकाटा जंक्शन में सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। ये केरल की एक विशेष परंपरा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने वहां का जायजा लिया। लोकतंत्र के इस चुनावी पर्व में केरला एक अद्भुत नमूना पेश करता है। चुनाव प्रचार जब खत्म होने को आता है तब सभी दलों के लोग तिरुवनंतपुरम के इस जंक्शन पर आते हैं और अब देखिए, इसमें लाल झंडा हो, चाहे सीपीएम का हसुआ हथौड़ा हो या सीपीआई का हसुआ और बाली, या कांग्रेस का तिरंगा झंडा के साथ हाथ, या फिर बीजेपी के भगवा और हरा झंडे के साथ कमल का फूल, ये सारे झंडे इस जंक्शन पे एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यह केरला की एक अद्भुत परंपरा है कि इस जगह पे चुनाव प्रचार खत्म होने के समय सभी दलों के लोग आते हैं और आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन अपनी अपनी बातें, अपने अपने झंडे, अपने अपने पताके लहराते हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे पास है यहाँ के एक नौजवान। पॉलिटिकल में ये पूरा आज क्रॉसिंग जर्मनी डे है। ये अपना केरला में तीनों पार्टी एक ही जगह में करके एंजॉयमेंट करके, इधर कुछ झगड़ा भी कुछ भी नहीं है। सब लोग एक ही पार्टी के लिए, सब लोग एक ही सोचने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। 16 मई को जब यहाँ चुनाव संपन्न होगा, उसमें मतदाता के पास अपना अपना चॉइस रहेगा, अपनी अपनी पसंद होगी कि वे किसे वोट देते हैं। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक टकराव कई बार अन्य प्रांतों में देखने को मिलता है, केरल में नहीं दिखता है। केरल लोकतंत्र की एक अद्भुत निशानी है और इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रदेश में भले ही एलडीएफ और यूडीएफ 5 साल के बाद चुनाव लड़ने के बाद 5 साल के बाद सरकार में आ जाते हों, लेकिन यह बिल्कुल ही लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। और अब जब बीजेपी ने इस चुनाव में प्रवेश किया है तो यह भी एक रोचक अनुभव है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ त्रिवेंद्र से अखिलेश सुमन। और केरल की सभी 140 सीटों पर सोमवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव आयोग ने यहां भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 19 तारीख को बाकी 4 राज्यों के साथ केरल के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केरल में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। सोमवार को राज्य की सभी 140 सीटों पर मतदान है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। केरल में इस बार 1,25,10,589 पुरुष, 1,35,08,693 महिलाओं समेत कुल 2,61,06,422 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस दौर में 1,203 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 109 महिला उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा अर्धसैनिक बलों को प्रदेश में तैनात किया है। पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि 782 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। कुल मिलाकर केरल में 1,203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल चुनाव में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25,808 ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। 1,760 मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी गई है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता कुटालोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए? जी, तमाम तैयारियां यहाँ चुनाव आयोग ने कर ली हैं, जिसमें सीआरपीएफ और दूसरी आर्म्ड पुलिस है केंद्र की, उसकी बुला लिया गया है। इसके अलावा मशीनें जो है उसका वितरण का काम कल सवेरे से शुरू हो जाएगा। और इस बार जो चुनाव है वो बड़ा अहम है, क्योंकि मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट इस बार देखने को मिल रहा है। जो पूर्व के चुनाव रहे हैं उसमें सीधे डीएमके और एआईएडीएमके का मुकाबला हम लोग अक्सर देखते थे, लेकिन इस बार मल्टीपोलर है। जब से बीजेपी और डीएमडीके के अलावा पीएमके जब से चुनाव मैदान में आई है, तब से मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। इस बार सबकी नज़र है कि किस तरीके से जो है। और एक विशेष बात है कि
बहुत भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना हुआ है कि किस तरीके से निष्पक्ष और एथिकल चुनाव जो है वो इस बार करवाया जाए। रविंद्र, वो जो कैश जो बरामद हुआ है उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जो है उसको कहीं वोटों उसका दावा किया है किसी ने? और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग जांच कर रहा है कि जो सवेरे 570 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, असलियत में उसका मालिकाना हक किसका है, क्योंकि अभी तक जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए जा सके हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी पुलिस कस्टडी में बना हुआ है। और अगर उसमें कुछ आगे पीछे होती है, बात गलत पाया जाता है, कानूनी तौर पर अगर वो सही साबित नहीं किया जा सकता, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि 570 करोड़ रुपए से भरे हुए 3 बड़े बड़े कंटेनर जो है वो अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन की निगरानी में है। आज जो है चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का खत्म होना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अलग तरीके की बात है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद भी राजनीतिक दल जो कि जिनका यहाँ टेलीविजन चैनल्स हैं वो लगातार प्रसारण करते रहे थे अपने अपनी खबरों के बारे में, रैलीज के बारे में या लोगों से मिलने जुलने की जो घटनाएं थी वो लगातार प्रसारित होती रही थी, जिसकी वजह से ये मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा था। और इस बार भी ये देखने वाला पक्ष होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग उन पर नकेल कसता है। और क्योंकि हर बड़े राजनीतिक दल का अपना एक न्यूज चैनल है या अखबार है, वो उन निजी जो अखबार हैं उन पर किस तरीके से लगाम कसता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। वाकई में फिलहाल यही उम्मीद की जानी चाहिए कि साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो अच्छी तरीके से मुकम्मल हो। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार और झारखंड में 2 पत्रकारों की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इन हत्याओं की निंदा करते हुए मामले की जांच की बात कही है। वहीं बीजेपी और एलजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जेडीयू ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पत्रकार राजदेव रंजन के घर से आने वाली चीखें थमने का नाम नहीं ले रही। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बेहाल है। कहीं आंसू हैं तो कहीं पथराए हुए चेहरे। राजदेव के घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है। शुक्रवार को राजदेव रंजन की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनकी हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो एक खबर की खोज में निकले हुए थे। कोई दुश्मनी थी, हम लोग अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फौरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया है। महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। दलितों की माँ, बेटी कहते हैं कि माँ इज्जत जो है सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए और घटना की सीबीआई की जांच हो। कि सिवान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। और जब से सरकार बनी है तब से लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू ने हत्या की निंदा करते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया है। कानून के राज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब, उसके लिए जितनी भी मेहनत, जितनी भी ताकत लगाना पड़ेगी वो सब करेंगे। हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो अंदेशा अभी है, जो अभी तक सूत्रों से स्पष्ट हुआ है, उसके आधार पर 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 लोगों को इस कांड में पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। वहीं झारखंड में पत्रकार के हत्यारों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है, बिल्कुल मुख्य दर्शक है, और मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा और डीजीपी से। अब डीजीपी वाले लोग बताएं कि इसकी हत्या क्या हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी पत्रकारों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की है। राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम नागरिक की सुरक्षा करते हैं तो पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी कौन सुरक्षा करेगा?
शुक्रवार की शाम को बिहार के सिवान जिले में दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं झारखंड के चतरा जिले में गुरुवार को एक स्थानीय समाचार चैनल में काम करने वाले पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह को गोली मार दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज पत्रकार पुष्प शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुष्प शर्मा ने आयुष मंत्रालय में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलने का दावा किया था। उन्होंने मिली गजट अखबार में एक आरटीआई के हवाले से लिखा था कि मंत्रालय में किसी भी मुस्लिम को ट्रेनर की नौकरी नहीं मिली है। शर्मा से 15 मार्च को इस मामले में पूछताछ भी की जा चुकी थी। झारखंड में सरकार की स्थानीय नीति के विरोध में बंद का खासा असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे, गाड़ियों का परिचालन भी बाधित रहा। इस दौरान बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई। स्थानीय नीति के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर समेत राज्य के दूसरे शहरों और कस्बों में ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं कई जिलों में बंद समर्थकों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार भी किया गया। रघुवर सरकार ने घोषित की है वो बिल्कुल आदिवासी विरोधी है, गरीबों विरोधी है। ये स्थानीय नीति को रद्द करना चाहिए। प्रशासन की जगह सरकार की जो सरकार है, बीजेपी के किसी पार्टी को बोलने के अधिकार नहीं है, उन्हें प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और किसी भी हालत पर 32 की खटान लागू करो, नहीं तो रघुवर सरकार बाहर जाओ। बंद को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जेवीएमपी और वाम दलों का भी समर्थन मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोगों की गिरफ्तारी पर रोष जताया है। सोच गलत हो गया है, गिरफ्तार करेंगे तो हमारा सफल हो जाएगा। गिरफ्तारी भी एक आंदोलन की सफलता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही है, वो आदिवासी मूलवासी का विरोधी है। गांव से लेकर शहर तक आज ने अपना विरोध जताया। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका स्वागत है। और मेरा कार्य है एक विधि व्यवस्था संधारण का, और हम लोग उस कार्य में लगे हुए हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की बाधा न हो। सरकार ने अप्रैल में राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिवास नीति को अधिसूचित किया था। अप्रैल में घोषित की गई अधिसूचित नीति के मुताबिक राज्य में जो भी 30 सालों से रह रहा है और उसके पास अचल संपत्ति है तो वो झारखंड का निवासी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मामला सरहद की रक्षा का हो या सरकार में भागीदारी का, हर जगह है वो, फिर भी तरसते हैं पहचान और सम्मान के लिए। ये हैं पूर्वोत्तर भारत के लोग। देखिए ये भी मुद्दा, देश के मुख्य भूभाग में रह रहे पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर खास रिपोर्ट और परिचर्चा। आम आदमी पार्टी ने मालेगांव मामले में एनआईए प्रमुख पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि एनआईए ने जानबूझकर केस को कमजोर किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरएसएस के लोगों को बचाने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपने जहां एनआईए प्रमुख की नियुक्ति पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस ने इसे आरएसएस के लोगों को बचाने की साजिश करार दिया। It is a conspiracy hatched by BJP RSS to soil the memory of Hemant Karkare and to ensure that the 2008 Malegaon blast accused goes scot free. शरद कुमार गुप्ता जी 79 बैच के आईपीएस अफसर हैं हरियाणा काडर के। पिछले साल अक्टूबर 2015 में वो रिटायर हो गए। आज तक भारत के लोकतंत्र में किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर को किसी जांच एजेंसी का मुखिया बनाए रखने के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले में राजनीति का आरोप लगाया है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पिछली सरकार में कई बेगुनाहों को राजनीतिक फायदे के लिए जेलों में डाल दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो करतूत है वो एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। कभी भगवा आतंकवाद के नाम पे बेगुनाहों को जेल के शिक्षे में डाल दिया जाता था, कभी हरा आतंकवाद के नाम पे डाल दिया जाता था। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुक्रवार को एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उसने साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बाद से ही इस मामले में राजनीति गर्म हो गई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उज्जैन के निनौरा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आज समापन हो गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र में 51 विचार बिंदुओं को शामिल किया गया है। उज्जैन के निनौरा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हजारों साल पुरानी संस्कृति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ और कुंभ देश को एकरूपता में समेटने का प्रयास करता है। विश्व जिस बात को जिस भाषा में समझता है, जिस तर्क से समझता है, जिस आधारों के आधार पर समझ पाता है, वो हमें समझाने का प्रयास इस चिंतन मनन के द्वारा तय करना है। ये जब हम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस महान देश की सदियों पुरानी ये विरासत वो सामाजिक चेतना का कारण बन सकती है, युवा पीढ़ी के आकर्षण का कारण बन सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंका के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में भारत के योगदान की सराहना की। Our relationship will enhance and also blossom in the future. In addition, I appreciate the keen interest and commitment India has exhibited in socio-economic development in Sri Lanka. श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र भी जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। समापन कार्यक्रम में भूटान, मलेशिया, नेपाल समेत कई और देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूखे के हालात पर चर्चा के लिए झारखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की। सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के जरिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री को राज्य के ताज़ा हालातों से अवगत कराया। इस बीच उत्तराखंड कैबिनेट ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सूखे और जल संकट की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री इससे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र ने राज्य में सूखे से निपटने के लिए केंद्र से अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत ही अच्छा झारखंड के हित में, ये जो झारखंड लगातार 10 वर्षों से सुखाड़ का सामना कर रहे थे, उन संदर्भ में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई और राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। चित्रकूट के पाठा इलाके के लिए सूखा या जल संकट कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इस बार के सूखे ने सभी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पाठा देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, जहां लोग भीषण गर्मी में भी दूर दूर से पानी लाते हैं। देखिए राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। ये बुंदेलखंड का पाठा इलाका है। यहाँ पानी के संकट से लोग परेशान हैं और जानवर बेहाल। इलाके में पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की कहावतों में एक मटकी पानी की कीमत को जान से ज्यादा बताया जाता है। लगातार पड़ रहे सूखे से भारी तबाही का आलम है। गरीब और आदिवासी तबके भीतर तक हिल गए हैं। साल भर हो गए, अबे तक पानी यहाँ नहीं आवा। अब पानी आवा लाग है, टंकरों से आवा लाग है।
2-4 रोज से हाँ यहाँ नहीं आवा शहर। कुछ बात सरकार से कहे चाहती ना? हाँ साहब कहा जरूर गा पे कोई सुनाई नहीं है। कभी पूरे चित्रकूट की प्यास बुझाने वाली मंदाकिनी नदी आज खुद पानी के लिए मोहताज है, जिसकी वजह से यहाँ की धरती भी दम तोड़ रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए टैंकरों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन ये मदद नाकाफी है। जिलाधिकारी एक तरफ दावा कर रही हैं कि उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें मॉनसून का इंतजार भी है। ये उम्मीद की जा रही है कि जून में, मिड जून के बाद बारिश अच्छी हो जाएगी। तो आपके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों को अच्छे तरीके से खाने का और पीने का कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, सब जल की उपलब्धता बनी रहे। 3 साल के सूखे और नेताओं के वादे दोनों ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है। राज्य हो या केंद्र, कहने को तो हर कोई बुंदेलखंड पर खास नजर रखता है, लेकिन राहत पहुंचती दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री 2 बार लगातार दौरा किए हैं, काफ़ी उन्होंने भी यहाँ हमदर्दी दिखाई बुंदेलखंड में, ना उनके भी अभी तक कोई ना उनका कोई वादा पूरा हुआ ना हो रहा है। 10 लाख की आबादी वाले चित्रकूट में सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही सूखा राहत का हकदार मान रही है, लेकिन असल में यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। पानी की चाह में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहने को तो भगवान राम ने अपने बनवास के 12 साल पाठा में ही काटे, लेकिन पाठा के लोगों का पानी का बनवास कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्रकूट का पाठा इलाका जल संकट और सूखे के नाते भारी तनाव से गुजर रहा है। ये देश के पिछड़े इलाकों में पहले ही शामिल रहा है, लेकिन इस बार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनको खेती में घाटा उठाना पड़ा है और जो मुआवजा मिला है उसे कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, पाठा, चित्रकूट। असम के तेजपुर में चल रहे ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन था। इस दौरान यहां युवा फिल्मकारों ने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर से वाइल्ड लाइफ फिल्म तैयार करने के गुर सीखे। साथ ही पेशेवर फिल्मकारों ने फिल्म शूटिंग से लेकर उसके बाजार से जुड़े पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी। ग्रीन हब फेस्टिवल के दूसरे दिन वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। फिल्म निर्माताओं ने युवा फिल्मकारों के साथ अनुभव बांटे। इससे पहले फेस्टिवल में कई वृत्त चित्रों की समीक्षा भी हुई। कि हम लोग compete कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। अगर आप हमें स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें टेलीविजन स्पेस चाहिए, हमें सिनेमा हॉल में स्पेस चाहिए। हाँ, जैसे पहले हुआ करता था, फीचर फिल्म के पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जबकि हम फिल्म बना लेते हैं लेकिन डिसेमिनेशन नहीं होता है। सो मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन। शनिवार को इस कार्यक्रम में कई वन अधिकारियों ने भी शिरकत की और फिल्मकारों की परेशानियों से सहमति जताई। जंगलों पर नजदीक से नजर रखने वाले इन अधिकारियों का मानना है कि अगर फिल्मकारों से जुड़ी जानकारी का कोई सूचना तंत्र तैयार किया जाए तो इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि हम किसको कांटेक्ट करें, हम किस फिल्म मेकर को कांटेक्ट करें कि वो फिल्म मेकर जो है वो हमारे यहाँ आए और हमारे पार्क में वो फिल्म करे। वो हमें मिलना मुश्किल होता है। हमें ये भी नहीं पता लगता है कि यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड एरिया में कितनी फिल्म्स बनी हैं या यहाँ पे कितने यहाँ पे हुई हैं पहले। अगर वो मिल जाती है तो उसकी कॉपी भी जो है वो ओरिजिनल कभी नहीं मिलती है। कार्यक्रम में इस बात की भी मांग उठी कि पूर्वोत्तर के वन्य जीव स्थानों को काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ अभयारण्य की तरह विकसित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो जंगल और जीव दोनों को बचाया जा सकता है। फिलहाल भारत में वेस्टर्न घाट, सुंदरबन और काजीरंगा समेत 7 जगहों को ये दर्जा हासिल है। The people should understand that if you have a biodiversity richness, how it is linking to your life, what is its contribution in terms of ecological services or direct benefits to you, and having realized that this is beneficial, they automatically have a urge to protect it and use it wisely, and this should be the purpose. ग्रीन हब फेस्टिवल में इन युवा फिल्मकारों को न सिर्फ तारीफ मिल रही है, बल्कि लोग जंगल और जीवों को बचाने के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।